तो बेहतरीन एक्शन यहां पर होता हुआ दिखा है। आइए हम भी बढ़ते हैं आगे और वक्त है एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में हमारे एक्सपर्ट से मुलाकात करने का। तो बिगुल के साथ करते हैं हमारे दोनों मेहमानों का स्वागत। स्टॉक्स जबरदस्त एक्शन में और कमाल करते हुए नजर आ रहे हैं और हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स भी इस वक्त कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल और विकास सेठी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो आपको देंगे एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में बेहतरीन फंडामेंटल स्टॉक्स आपके लिए, जहां पर आपको शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या फिर लॉन्ग टर्म के लिहाज से करनी चाहिए खरीदारी। और दूसरे राजेश पालिया साहब है जो भी आपको बेहतरीन स्टॉक देने के लिए तैयार है। तो चलिए सेठी साहब के साथ करते हैं शुरुआत। सेठी साहब गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए जो मेरी आज की लॉन्ग टर्म पिक है वो देने से पहले मैं पिछले वीक की लॉन्ग टर्म पिक के बारे में जो अभी थोड़ी देर पहले आप जिक्र भी कर रहे थे, मैंने पिछले वीक दिया था CESC वेंचर्स जो कि 270 रुपए का प्राइस था। मेरे 9 से 12 महीने में इसमें 350 के टारगेट थे। आज ये स्टॉक कमाल करता हुआ दिख रहा है, 320 के लेवल्स ऑलरेडी आ गए हैं। और जहां तक आज का भी लॉन्ग टर्म स्टॉक है, ये इसी की ग्रुप कंपनी है, आरपी संजीव गोइंग का ग्रुप की कंपनी है KEC इंटरनेशनल। एक दिग्गज कंपनी है भारत में जो EPC सेगमेंट में काम करती है, जो कि मेजरली पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में काम करती है। इसके अलावा रेलवेज, फिर सिविल कंस्ट्रक्शन और केबल्स का भी इनका बड़ा बिजनेस है। फिर टेलीकॉम टावर की भी एक बड़ी कैपेसिटी है इनके पास। एक जबरदस्त ऑर्डर बुक है करीबन 23,000 करोड़ की। 50 से ज्यादा देशों में कंपनी काम करती है। और फंडामेंटल्स देखेंगे तो बहुत ही सॉलिड फंडामेंटल्स है। रिटर्न रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 21% का। और पिछले 5 साल में प्रॉफिट का अगर कैगर देखेंगे तो अराउंड 48% की कैगर से पिछले 5 साल में प्रॉफिट्स में ग्रोथ दर्ज करी है। वैल्यूएशंस भी काफी सस्ते लगते हैं इस स्टॉक को, जो कि करंट लेवल 370 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है आने वाले 9 से 12 महीने में बिल्कुल 475 तक के लेवल देखे जा सकते हैं, तो यहां पे खरीदारी करने की सलाह है। खरीदारी करने की सलाह है। KEC इंटरनेशनल नजर रखिए। पिछले हफ्ते मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़ी थी जब हमने पावर सेक्टर के आउटलुक पर बात करी थी हमारे 2021 आउटलुक शो में, और उन्होंने बताया भी था कि किस तरह से थोड़े प्रोजेक्ट्स अब वापस ऑन स्ट्रीम आ रहे हैं और इसके अलावा मेट्रो और रेल प्रोजेक्ट्स पर इनका बड़ा फोकस है जिससे इन्हें फायदा मिल रहा है। तो KEC इंटरनेशनल सिटीज आपको लॉन्ग टर्म के लिए पसंद है ये स्टॉक। पर आइए 2021 के सुपरस्टार्स जबरदस्त पिक्स हमारे एक्सपर्ट्स आपको हर दिन दे रहे हैं। आज सुन लेते हैं अमरीश बालिगा साहब को कौन सा स्टॉक पसंद है। कंपनी है पिलानी इन्वेस्टमेंट्स, जो बिरला ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है। एक क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड जैसा है, प्लस इसमें एक NBFC भी है। इनके जो मेजर इन्वेस्टमेंट्स हैं वो है ग्रासिम, अल्ट्राटेक, सेंचुरी टेक्सटाइल्स, हिंडाल्को, वोडाफोन, जयश्री टी, आदित्य बिरला कैपिटल, आदित्य बिरला फैशन, मंगलम सीमेंट, क्यूसराम इंडस्ट्रीज और ऐसे करीब 15-20 बाकी इन्वेस्टमेंट्स हैं। इनका जो होल्डिंग वैल्यू है इस इन्वेस्टमेंट्स का करीब वर्कआउट होता है 8,000 से 8,500 पर शेयर, और ये स्टॉक काफी डिस्काउंट में अभी कोट कर रहा है। इन एडिशन इनके पास काफी प्राइम प्रॉपर्टीज भी है जिसका वैल्यू एसेस करना भी मुश्किल है। मेरा ये एक्सपेक्टेशन है कि इस बुल मार्केट में जो डिस्काउंट है ये कम होके करीब 50-60% का भी हो तो ये स्टॉक करीब 3,500 या 4,000 के आसपास कोट करना चाहिए। और इनका जो NBFC है उसके लिए इन लोग अभी करीब 1,000 करोड़ का कमर्शियल पेपर इश्यू किया है, जिससे NBFC का जो इनकम है वो भी बढ़ेगा। और हाल ही में कंपनी ने बोनस शेयर्स भी इश्यू किए हैं 2:5 रेशियो में, इससे वॉल्यूम भी बढ़ेगा और सेंटिमेंटली भी पॉजिटिव है। तो ओवरऑल इस लेवल से मैं काफी बुलिश हूँ पिलानी इन्वेस्टमेंट पर। होल्डिंग कंपनी पिलानी इन्वेस्टमेंट्स, बस दिक्कत है कि थोड़ा लिक्विड कम में मुश्किल से मिलता है, आसानी से ट्रेड होता नहीं है, बस वही दिक्कत है। अदरवाइज ये है एक बेहतरीन स्टॉक जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं साल भर के व्यू से। आइए बढ़ते आगे एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में। अब वक्त है लॉन्ग टर्म पिक लेने का राजेश जी से। राजेश जी बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, लॉन्ग टर्म पिक जो रहेगी वो रहेगी GNFC।
ये स्टॉक का अगर हम सेटअप देखें तो वीकली सेटअप के हिसाब से स्टॉक में जो लोअर साइड से एक रिकवरी हुई है, वी शेप रिकवरी होने के बाद स्टॉक पिछले 2-3 वीक से कंसोलिडेशन रेंज में है। डेली सेटअप के हिसाब से देखें तो पिछले 3 दिन से इसमें बाइंग एक्शन बनी हुई है और स्टॉक में जिस तरीके का सेटअप है ये स्टॉक हमें लगता है कि अब यहां से एक अच्छा अपमूव देते हुए दिखना चाहिए। स्टॉक ऑलरेडी 224 जो कि एक इसका वीकली ब्रेकआउट लेवल है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है और जिस तरीके से इसमें एक सस्टेन बाइंग बनी हुई है हमें लगता है ये स्टॉक में यहां से बाय करना चाहिए। कोई थोड़ी माइनर करेक्टिव एक्शन भी आती तो ऐड करें। 230 223 ये एक बाइंग रेंज रहेगी। 214 का स्टॉप लॉस रखें और हमें लगता है इसमें टारगेट जो आना चाहिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से वो 270 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। तो जीएनएफसी बाय करने की सलाह रहेगी 270 के टारगेट के लिए लॉन्ग टर्म पिक में। ओके, तो ये है आपके लिए जीएनएफसी पर खरीदारी की राय। पालविया साहब को ये स्टॉक पसंद है। 270 के टारगेट्स के लिए यहां पर आप रखें नजर। पर आइए आपको बता देते हैं कुछ बेहतरीन 10 की कमाई के आइडियाज भी जो हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से तैयार हैं। सबसे पहले चलते हैं जैन साहब के पास, उनके 10 की कमाई के आइडिया के लिए। बताएं सर। यस, बिल्कुल एक बेहतरीन कंपनी है और आज ऑलरेडी आरपीजी ग्रुप की और ये गोयनका ग्रुप की कंपनियां जबरदस्त रॉक कर रही है और अनिल जी ने जिक्र भी किया था आरपीजी लाइफ साइंसेज शायद बीच में, और मैंने भी अभी सुबह जब फार्मा स्टॉक्स के बारे में बात की थी तो आरपीजी लाइफ साइंसेज का नाम मैंने लिया था। जीरो डेट कंपनी है और आरपीजी लाइफ साइंसेज मुझे बहुत जबरदस्त लगता है फंडामेंटली। द बेस्ट पार्ट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीब 13 है, पी मल्टीपल सिर्फ 17 है, फेस वैल्यू बहुत ही डिफरेंशियली 8 रुपया गया, नॉट 10 रुपया, एंड प्रॉफिट की कैगर पिछले 5 साल की 107% की रही है, पिछले 3 साल की 33.2% की रही है और सितंबर में अगर 2019 में अगर आप क्वार्टरली प्रॉफिट्स देखें तो 10 करोड़ का था और सितंबर 2020 में 11 करोड़ का था। सो ओवरऑल टीटीएम बेसिस पे अगर कंपनी के प्रॉफिट्स देखें तो हाईएस्ट एवर एनुअलाइज्ड प्रॉफिट्स है। पिछले 2-3 सालों में प्रोमोटर्स ने स्टेक भी बढ़ाई है। सो आई एम वेरी बुलिश ऑन द स्टॉक। मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक में कोई वैसे घबराने की बात नहीं है और आराम से स्टॉक जो इतने सस्ते पी मल्टीपल्स पे और एक सस्ते मार्केट कैप पे भी है और एक इतनी बड़ी पेडिग्री वाली इतनी बड़ी ग्रुप की एक कोई कंपनी होती है तो वैसे ही कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक आराम से आने वाले दिनों में करीब 420-425 तक के टारगेट्स के लिए लिया जा सकता है। ओके, 420-425 के टारगेट के लिए यहां पर आरपीजी लाइफ में करें खरीदारी। पूरा से ग्रुप ये बड़े एक्शन में आज नजर आ रहा है और आपको तो सेठी साहब ने पहले से ही कहा ही था। और सेठी साहब से याद है एक जीएनएफसी भी जो अभी अभी रिकमेंड किया राजेश जी ने गुरुवार के सेशन में, गुरुवार के दिन ये स्टॉक जैन साहब ने भी रिकमेंड किया था। तो जैन साहब की रिकमेंडेशन आज कमाल करती हुई दिख रही है। जीएनएफसी आज मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ, यही राय राजेश जी की तरफ से भी आती हुई है। आइए एक और पोजिशनल पिक सेठी साहब से ले ली जाए। सेठी साहब बताइए आपका पोजिशनल पिक एसपीएल का। बिल्कुल अनिल जी, जो मेरा आज का पोजिशनल स्टॉक है वो एक ऑटो कंपोनेंट कंपनी है। कंपनी का नाम है महिंद्रा सीआईई, जो कि अभी 167 के लेवल पे ट्रेड करता है। एक जबरदस्त कंपनी है, महिंद्रा ग्रुप की पेडिग्री बहुत अच्छी है, एक महिंद्रा ग्रुप का मैनेजमेंट है और आज हम 28 दिसंबर की डेट हो चुकी है। तो दिसंबर के जो ऑटो सेल्स के नंबर्स है वो 1 जनवरी को आने लगेंगे। मुझे लगता है जिस तरह से हम पिछले कुछ महीनों से ऑटो सेल्स नंबर्स देख रहे हैं, इस महीने के भी नंबर्स काफी अच्छे रहने चाहिए। तो उसके कारण से पूरा ऑटो सेक्टर फोकस में होगा और इस कंपनी का 50% एक्सपोजर यूरोप से आता है। तो वहां पे भी ब्रेक्सिट अब पूरा हो जाने की वजह से मुझे लगता है वहां से भी जो एक कंसर्न थे वो काफी हद तक कम हो जाएंगे। इनके जो हाल ही में मैनेजमेंट की कमेंट्री थी उनके मुताबिक भी जर्मनी और इटली के प्लांट्स अच्छा फंक्शन कर रहे हैं। वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता है। सितंबर के तिमाही के नतीजे देखेंगे तो प्री कोविड लेवल्स पे ऑलरेडी सितंबर का परफॉर्मेंस था इनका। तो मुझे ये स्टॉक बहुत ही अच्छा लगता है। करंट लेवल्स पे 167 के लेवल्स पे, पोजिशनली मुझे लगता है 190 तक के लेवल्स बिल्कुल इसमें देखे जा सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 155 का। ओके, तो महिंद्रा सीआई यहां पर आपको करके चलनी है खरीदारी। सेठी साहब की तरफ से मिड टर्म पिक है उनके लिए और देखते हैं किस तरह के सेल्स नंबर्स आते हैं महीने के एंड में। विश्वेश जी के पास चलते हैं उनकी 10 की कमाई के आइडियाज के लिए। बताएं सर।
दीपांशु देखिए, आज मेरे पास 10 की कमाई में 2 स्टॉक है। जनरली मैं एक ही देता हूं, लेकिन मेरे दोस्त जो कि हमेशा से 2 पिक रहते, तो मैंने सोचा आज मैं 2 पिक देता हूं। जो पहला पिक है वो है महिंद्रा लाइफ स्पेसेस। महिंद्रा लाइफ स्पेसेस मेरे हिसाब से फिलहाल 350-55 के आसपास चल रहा है। मुझे लग रहा है कि आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम रियल एस्टेट इस सेक्टर में बहुत ही बढ़िया रुझान देखा जा रहा है। स्टॉक इन अ वेरी शॉर्टर टर्म में बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न से ब्रेकआउट हो रहा है, लेकिन मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से मेरे ख्याल से 2 साल के बाद स्टॉक अपने 200 वीक एवरेज के ऊपर जा रहा है। जिस हिसाब से ब्रेकआउट है स्टॉक में, जिस हिसाब से रुझान है टेक्निकली, मुझे लगता है कि इवन दो कंपनी के फंडामेंटल्स थोड़े पुअर हो सकते हैं इन अ वेरी शॉर्टर टर्म, लेकिन मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है यहाँ बहुत अच्छा पैसा बन सकता है। तो 320 के स्टॉप लॉस से महिंद्रा लाइफ स्पेसेस खरीदना चाहिए। 400, 430 और 460 मतलब ऑलमोस्ट 30% अपसाइड के टारगेट के लिए मुझे लगता है महिंद्रा लाइफ स्पेसेस को खरीदना चाहिए। जहां तक कंपनी की बात है, अभी मेरे ख्याल से सेठी साहब भी महिंद्रा की कंपनी रिकमेंड करते हैं। 1700 करोड़ का मार्केट कैप है। जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज मुझे समझ में आ रही है दीपांशु, वो है कंपनी की बुक वैल्यू 325 रुपए के आसपास चल रही है, और जिस हिसाब से मैं डेटा देखूंगा तो इन वेरी शॉर्टर टर्म मुझे लगता है कि प्री पोस्ट लॉकडाउन मुझे लगता है कि सारी कंस्ट्रक्शन कंपनी चलेगी। तो महिंद्रा लाइफ स्पेसेस खरीदना होगा 320 को स्टॉप लॉस के साथ, इवेंचुअल 460 के टारगेट के लिए। तो ये स्टॉक है आपके लिए महिंद्रा लाइफ खरीदारी करने की राय। आज क्या बात है, सब लाइफ वाले स्टॉक बड़े एक्शन में आ रहे हैं। एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, आरपीजी लाइफ, महिंद्रा लाइफ। हालांकि इन दोनों की लाइफ में अंतर है, लेकिन महिंद्रा के स्टॉक भी बड़े एक्शन में आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले अभी महिंद्रा सीआई सेठी साहब ने रिकमेंड किया, अब महिंद्रा लाइफ रिकमेंड कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये ग्रुप, सारे ग्रुप वाला मामला चल रहा है। आरपीजी ग्रुप, महिंद्रा ग्रुप, ये सारे स्टॉक्स बड़े एक्शन में आ रहे हैं आज के सेशन में। यहाँ पर बड़ा कमाल होता हुआ दिख रहा है। लेकिन विश्वेश जी ने कहा एक और 10 की कमाई का स्टॉक है, वो भी बड़ा जबरदस्त है, वो भी हम विश्वेश जी से लेंगे। उससे पहले एक बार राजेश जी से ले लेते हैं उनकी एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में पोजिशनल पिक। राजेश जी बताइए आपका स्टॉक। तो अनिल जी, पोजिशनल पिक जो रहेगी वो इक्लर्क्स रहेगी, इक्लर्क्स सर्विसेज। ये स्टॉक का अगर हम सेटअप देखें तो स्टॉक में एक कंसोलिडेशन हुआ पिछले 10-15 दिन का। अगर हम डेटा देखें तो इसमें एक कंसोलिडेशन था और उसका ब्रेकआउट वापस देखने को मिल रहा है। अगर वीकली सेटअप के हिसाब से देखें तो स्टॉक अपने सारे इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है और वीकली सेटअप के हिसाब से स्टॉक अपने ब्रेकआउट को होल्ड किए हुए। जिस तरीके से वापस लास्ट वीक में बाइंग एक्शन बनी थी, ये स्टॉक दर्शाता है कि अब यहाँ से स्टॉक में एक अच्छा अपमूव यहाँ से बनते हुए दिखना चाहिए। चार्ट पैटर्न सजेस्ट करते हैं कि ये स्टॉक में ऑलमोस्ट यहाँ से हमें 960-980 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। तो करंट लेवल से कोई भी एक माइनर करेक्टिव एक्शन भी आए तो ऐड करें इसको, क्योंकि सेटअप के हिसाब से स्टॉक का ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है। 845 का स्टॉप लॉस रखे, 960, 980 ये टारगेट के लिए ई क्लर्क सर्विसेज को बाय करने की सलाह रहेगी। 80 ये 2 टारगेट के लिए करनी है आपको ई क्लर्क्स में खरीदारी। आइए एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में हम सेठी साहब से लेंगे उनकी शॉर्ट टर्म पिक। उससे पहले विश्वेश जी के पास है एक और बेहतरीन 10 की कमाई का स्टॉक, तो विश्वेश जी के लिए बिगुल और लेते हैं 10 की कमाई का स्टॉक। बताएं विश्वेश जी, दूसरा स्टॉक आपका। अनिल जी देखिए, मैं खुद भी हॉलिडे पे हूँ और मुझे लगता है कि मूड माहौल जो है वो हॉलिडे का होगा। सिंपल चीज़ है, एक साल से इंडियन हाउस होल्ड ने शायद एक अच्छा वेकेशन सेलिब्रेट नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि इन अ वेरी शॉर्टर टर्म पोस्ट लॉकडाउन द इमीडिएट अर्ज जो होगी वो लोगों की होगी पिज़्ज़ा खाने की। ऑब्वियसली पिज़्ज़ा खाया जा रहा है जुबिलियन, वैसे ट्रैवलिंग की होगी। तो एक जो ट्रैवलिंग बहुत अच्छी कंपनी है लिस्टेड स्पेसिस में, वो है वंडरला हॉलीडेज। वंडरला हॉलीडेज मुझे लगता है 1100 करोड़ का मार्केट कैप है, और जिस हिसाब से लॉकडाउन ने कंपनी को इम्पैक्ट किया है, मुझे लग रहा है बहुत ही बेहतरीन वैल्यूएशन पे मिल रही है। और लास्ट 3-4 क्वार्टर की अगर आप बात करें तो कंपनी हैज डन वेरी पुअर बिकॉज ऑफ द नॉट ट्रैवलिंग। बट पोस्ट लॉकडाउन पीपल अगर ट्रैवल करना चाहते हैं, मेरे हिसाब से बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है इनकी, तो डेफिनेटली वंडरला हॉलीडेज कुड बी द वन। टेक्निकली मुझे लग रहा है स्टॉक अपने 200 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और जिस हिसाब से कंसोलिडेट होकर 180
180 के ऊपर स्टेबल है, मुझे लग रहा है स्टॉक इज हेडिंग मच हायर फ्रॉम द करंट लेवल। यहाँ पे वंडरला हॉलिडेज में अगर आप खरीदारी करते हो तो मुझे लगता है कि 180 जो यहाँ से 20 रुपए नीचे है उसके स्टॉप लॉस के साथ में 225, 240 और 260 मतलब 30% अपसाइड के लिए वंडरला हॉलिडेज आपको बाय करना चाहिए। अनिल जी देखिए, ये फॉर्मेट में मुझे बहुत अच्छा लगता है 10 की कमाई का शो। इसमें जो स्टॉक दिया जाता है उसमें अगर 2-3 महीने दिए जाए तो बहुत ही अच्छे रिटर्न मिलते हैं। हमने केईसी इंटरनेशनल रिकमेंड किया था, ऑलमोस्ट 40% हायर है। हमने अरविंद दिया था मेरे ख्याल से दिवाली के दिन, वो 40% हायर है। सन फार्मा दिया था, वो भी 30% हायर है। मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से अगर आप टाइम देते हो मार्केट में तो चलना चाहिए। वंडरला हॉलिडेज वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी, वेरी गुड प्रॉपर्टी, और द ट्रिगर वुड बी द लॉकडाउन गेटिंग ओवर, और मेरे हिसाब से यहाँ से स्टॉक में मूवमेंट आना चाहिए। तो वंडरला हॉलिडेज बाय करना है 180 के स्टॉप लॉस से 260 के टारगेट के लिए। लगाते रहे ऊपर, हम टाइम देते रहेंगे। अगर 30% का आपका मिनिमम बेंचमार्क है जैसा वंडरला, तो 300 रुपए हो जाएगा। नहीं 30, 260 रुपए, 260 रुपए बराबर है, 200 से गिनना पड़ेगा। ठीक है, तो 260 रुपए बिल्कुल। और अगला हॉलीडे भी इसका मतलब क्लियर कट है, विश्वेश जी का वंडरला हॉलीडेज, इसमें तैयारी कर लीजिए। तो एक बेहतरीन कंपनी है और वाकई में कंपनी अच्छी है, काफी बढ़िया अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पर भी हैं जो विश्वेश जी बता रहे हैं। यहाँ पर खरीदारी करने की राय आपका आराम से 225 तो शॉर्ट टर्म में हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 240, 260 तक के टारगेट की भी आप खरीदारी कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ। हमारे संवाददाता चेतन भूटानी नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बताने के लिए तैयार है कुछ बेहतरीन खबर और कुछ एक्सक्लूसिव खबर। चेतन बताइए क्या है खबर, किस सेक्टर या किन कंपनियों से जुड़ी हुई? सर, भारत फोर्ज से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है जो मेरे सोर्सेज मुझे बता रहे हैं। भारत सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें स्टीयरिंग नकल्स और फ्रंट एक्सल बीम पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की रिकमेंडेशन भारत सरकार ने दे दी है। डीजीटीआर ने जो रिकमेंडेशन दी है वित्त मंत्रालय को वो ये है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है इसके चीप इंपोर्ट से। और फ्रंट एक्सल बीम और स्टीयरिंग नकल्स जो हैवी एंड मीडियम कमर्शियल व्हीकल्स में यूज होते हैं उसमें 30 महीने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी अब आगे बढ़ा देनी चाहिए। भारत सरकार ने सबसे पहले इसकी ड्यूटी 2010 में लगाई थी, फिर 2015 में कंटिन्यू करी थी, और अब इसको 30 महीने के लिए लगभग से लगभग 2.5 सालों के लिए और इसकी एंटी डंपिंग ड्यूटी को एक्सटेंड करने की बात हो रही है। जो फ्रंट एक्सल बीम है कमर्शियल एंड हैवी व्हीकल्स फ्रॉम चाइना पे $0.35 पर केजी और $0.63 पर केजी के बीच में रिकमेंड करी गई है। और जो स्टीयरिंग नकल्स है वो मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल्स उसमें 0.47 पर केजी टू $1.09 पर केजी के हिसाब से रिकमेंड की गई। तो भारत फोर्ज एक सोल कंप्लेनेंट था, एक रामकृष्ण फोर्जिंग्स भी कंपनी की थी जो इसने सपोर्ट किया था, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको एक एप्लीकेंट नहीं माना है। तो भारत सरकार के लिए बहुत बड़ी खबर, भारत फोर्ज के लिए और रामकृष्ण फोर्जिंग्स के लिए ऑफ कोर्स बाय डिफॉल्ट ही हो जाती है, लेकिन भारत फोर्ज पे फोकस रहेगा क्योंकि इसी कंपनी के बेसिस पे ही कंप्लेंट फाइल हुई है और इनिशिएट किया गया था इन्वेस्टिगेशन। ओके, तो बड़ी खबर भारत फोर्ज के लिए और आरके फोर्जिंग के लिए यहाँ पर 30 दिन के भीतर सरकार फैसला लेने की तैयारी में, और ये एक बड़ा डेवलपमेंट होता हुआ दिख रहा है क्योंकि जो स्टीयरिंग नकल्स पर सरकार ड्यूटी लगा सकती है। डीजीटीआर ने ऑलरेडी ये सुझाव दे दिया है और 30 महीने के लिए ये एंटी डंपिंग ड्यूटी बढ़ सकती है। और भारत फोर्ज और रामकृष्णा फोर्जिंग, आरके फोर्जिंग, ये दोनों ही मिलकर मैक्सिमम प्रोडक्शन करते हैं। लगभग 50% प्रोडक्शन इन दोनों कंपनियों की तरफ से आता है। भारत फोर्ज के लिए जाहिर सी बात है कि वो लीडर है तो बड़ा पॉजिटिव है, और रामकृष्णा फोर्जिंग के लिए भी। भारत फोर्ज 530 रुपए के आसपास इसके स्टॉक पर एक बार जरा राय ले ली जाए। जय देखिए चार्ट्स और बताइए भारत फोर्ज कैसा दिख रहा है? वेल अनिल जी, भारत फोर्ज डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव काफी अच्छा है। ये स्टॉक क्लियरली हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन इसमें हमने वीकली चार्ट्स में देखने मिल रहे हैं। अनिल जी, एक शॉर्ट टर्म में इसका हर्डल है समवेयर अराउंड 540 के आसपास का, 540-45 अगर ये निकलता है तो और भी बड़े टारगेट्स हमें देखने मिल सकते हैं। बट इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू जी मैं कहूंगा कि डेफिनेटली ये लेकर चलना चाहिए। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू अगर कोई ट्रेडर है तो 840 के ऊपर उन्हें मोमेंटम मिलेगा, बट इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव मुझे काफी अच्छा लग रहा है। बेस्ट पार्ट ये अनिल जी की स्टॉक में लगभग 2007 से लेकर 2018 तक क्लियरली एक इंपल्सिव मूव हमें देखने मिला था। उसके बाद एक 3 वेव करेक्टिव फॉल देखने मिला। मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म इसका एक बॉटम आउट हो चुका है। ये स्टॉक एक क्लियर रिवर्सल है और अपवर्ड स्लोपिंग चैनल को अच्छी तरह पकड़कर चल रहा है। इसके जो मीडियम टर्म पोजिशनल टारगेट्स बन रहे हैं जी, दैट वुड बी समवेयर अराउंड 640 के बन रहे हैं। सो अभी भी अगर हम देखें तो लगभग 20% की एक अपसाइड हमें देखने मिल सकती है इन 3 to 6 months टाइम।
ओके, तो भारत फोर्ज बढ़िया खबर आती हुई स्टॉक के लिए, और जय को भी पसंद आ रहा है चार्ट सेक्शन। यहाँ पर नजर रखिए काउंटर पर। अच्छी खबर भारत फोर्ज, आरके फोर्जिंग दोनों पर ही आपको आती हुई दिखेगी। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव है ये। आइए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं राकेश जी कुणाल जी के पास चार्ट कॉर्नर के लिए। बताएं सर। दीपांशु, हमारी खरीदारी की राय है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस पर, जहां पर एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। स्टॉक पहले भी चला था, बट उसके बाद ये स्टॉक 200 के नीचे, क्या 190 के नीचे गया था, और अब इसके अंदर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर प्लस एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो आईबीएल हाउसिंग को खरीदने की राय है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, क्लियर ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। दीपांशु, स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है काफी अरसे बाद निफ्टी को, तो इन स्तरों पर बाय करके चले। यहां पर 208.50 पर एक स्टॉप लॉस रखना है 208.5 पर। पहला टारगेट जो है 220 रुपए का, दूसरा टारगेट 227 रुपए का, 227 का दूसरा इवेंचुअल टारगेट है, जिसके लिए हमारी खरीदारी की राय है आईबुल हाउसिंग फाइनेंस पर। इंडिया बुल्स हाउसिंग हाई बीटा फाइनेंस में मूवमेंट आ रहा है, 4% ऊपर है ये स्टॉक। नजर रखिए आज के दिन एक्शन में आते हुए दिख सकता है। ढेर सारा एक्शन अभी बाकी है, कुछ 10 की कमाई के आइडियाज लेने हैं, शॉर्ट टर्म पिक्स बाकी है हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से, और येस बैंक की मैनेजमेंट के साथ भी खास एक्सक्लूसिव चर्चा होने वाली है। तो 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बाकी सारा एक्शन आपके लिए। दस की कमाई में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आइए अब बढ़ते आगे, और एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में कुछ बेहतरीन पिक्स आपके लिए तैयार है। शॉर्ट टर्म पिक लेने का वक्त है सेठी साहब से। सेठी साहब बताइए आपका स्टॉक। बिल्कुल अनिल जी, जो आज का मेरा शॉर्ट टर्म स्टॉक है वो आईटी सेक्टर की कंपनी है। मैं आईटी सेक्टर पे मेरा फोकस रहा है। जो मेरा ये मानना है कि इस क्वार्टर के नतीजे को अगर प्ले करना है तो मुझे लगता है आईटी सेक्टर वुड बी द सेफेस्ट एंड द बेस्ट बेट। और इस सेक्टर से मैंने दिग्गज कंपनी इंफोसिस को पहले भी रेकमेंड किया हुआ 1130 के लेवल से, जो कि अभी भी 1240-50 के लेवल्स पे ट्रेड करता है। यहां से आज मैंने एक मिड कैप आईटी स्टॉक को पिक किया है। कंपनी का नाम है सोनाटा सॉफ्टवेयर। ये कंपनी आईटी सर्विसेज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए प्रोवाइड करती है। पिछले साल 20 रुपए के करीब का डिविडेंड दिया। डिविडेंड यील्ड है 5% की। सस्ते वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड करता है। अराउंड 17 के प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। रिटर्न रेशियोज, रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 41%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 50% का, फिर पिछले 3 साल का पैट का कैगर अराउंड 18% का, और एफआईआईज डीआईएस का भी अच्छा खासा इंटरेस्ट है, अराउंड 32% वो ओन करते हैं। बाकी मेरा मानना है कि ये जितनी भी मिड कैप आईटी कंपनीज हैं उनका भी इस तिमाही का, जो दिसंबर तिमाही के नतीजे आने लगेंगे जनवरी में, बहुत ही अच्छे नतीजे आने चाहिए। इस स्टॉक को मैंने वैसे 330 के लेवल पे कुछ वीक्स पहले भी रिकमेंड किया हुआ है। आज ये 400 के आसपास के लेवल पे ट्रेड करता है। मुझे लगता है बहुत ही शॉर्ट टर्म में 425 तक के लेवल इसमें आ सकते हैं। 390 का स्टॉप लॉस रहेगा। 425 के टारगेट्स, 390 का स्टॉप लॉस। खरीदारी करके चलिए सोनाटा सॉफ्टवेयर। यह है सेठी साहब की तरफ से शॉर्ट टर्म पिक। एक बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। सुपर हिट पे जो स्टॉक अभी रडार पे आया है वो स्टॉक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। 36 रुपए 70 पैसे, 36 रुपए 80 पैसे पे स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जस्ट अभी मोमेंटम बिल्डअप होना स्टार्ट हो रहा है। स्टॉक बॉलिंगर बैंड का मिडल बैंड ब्रेक कर रहा है और उसके ऊपर ये जाने को तैयार है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पिछले 3 दिनों से नीचे से एक स्मार्ट मूव दिखाया और अभी स्टॉक यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाने को तैयार है। 38 रुपए से लेकर 40 रुपए के टारगेट्स के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में यहाँ पे सीएमबी पे खरीदारी करें। नीचे में स्टॉप लॉस लगाए 35, 50, 35, 60 के आसपास का। ऑप्शंस के जरिए 37 वाला कॉल 70 पैसे 60 पैसे के बीच में अवेलेबल है। इसको खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का 37 वाला कॉल यहाँ पे सीएमबी पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में स्टॉप लॉस लगाए 30 पैसे का। ऊपर में टारगेट बनेंगे 1.5 रुपए से लेकर 2 रुपए तक के। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जिस तरह से लोअर लेवल से एक बाउंस देखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है स्टॉक यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाना चाहिए। तो 38 का इमीडिएट टारगेट, 40 के ओवरऑल टारगेट्स के लिए स्टॉक में खरीदारी करें। स्टॉक में जल्दी यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। तो यहां पर खरीदारी करने की राय आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। आइए एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में अब है आपके लिए शॉर्ट टर्म पिक लेने का, और वो लेंगे हम राजेश पालिया साहब के साथ। जीएनएफसी और इक्लर्क्स 2 स्टॉक उनकी खरीदारी की राय आ चुकी है। राजेश जी बताइए आपका तीसरा स्टॉक।
तो अनिल जी, तीसरा स्टॉक है ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड। ये स्टॉक में अगर हम देखें तो वीकली सेटअप के हिसाब से एक नैरो रेंज में स्टॉक कंसोलिडेशन कर रहा था और पिछले 2 वीक से देखें तो स्टॉक में एक अच्छा एक्शन देखने को मिला है। डिलीवरी वॉल्यूम भी काफी इंकरेजिंग है और जिस तरीके से आज के सेशन में स्टॉक में एक एक्शन देखने को मिला है, हमें लगता है बिल्कुल शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक को बाय करना चाहिए। 4200 तक के टारगेट हमें लगता है ब्लू डार्ट में देखने को मिलेंगे, तो यहां से 3935 के स्टॉप लॉस से इसको बाय करेंगे। करीब अभी 4010 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 3935 का स्टॉप लॉस रखे और शॉर्ट टर्म में जो टारगेट लग रहे हैं हमें वो करीब लगते हैं 4200 तक के, तो ये स्टॉक काफी अट्रैक्टिव लग रहा है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट के हिसाब से। ब्लू डार्ट खरीदना है आपको शॉर्ट टर्म 4200 के टारगेट के लिए, नजर रखिए इस काउंटर पर। कुछ 10 की कमाई के आइडियाज भी बाकी हैं, जैसे जान लेते हैं उनको कौन सा स्टॉक पसंद है, बताएं जय। जी दीपांशु, मुझे जैसे मैंने बताया कि मुझे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स में यहाँ से एक ट्रैक्शन नजर आ रहा है एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि श्रीराम सिटी यूनियन एक अच्छा यहाँ पे एक ट्रेड बनकर आ रहा है। 1070 के आसपास ये अभी ट्रेड कर रहा है, 1070। तो श्रीराम सिटी यूनियन को खरीदना है, अब यहाँ पे पोजिशनली खरीदना है और इसके जो पोजिशनली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रहेंगे दीपांशु, थोड़ी दूर के देता हूँ मैं, 950 के स्टॉप लॉस रहेगा 950 का, बट ऊपर में जो टारगेट दीपांशु उसका बनकर आ रहा है दैट इज ऑल्सो वेरी अग्रेसिव। और 1340 का पहला टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट मैं दे रहा हूँ 1450 का, 1340 एंड 1450 ये दो टारगेट्स के लिए श्रीराम सिटी यूनियन 1070 पे आप खरीदिए, 950 पे एक क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस का। कारण दो है, टेक्निकली मैं पहले बताता हूँ कि इसमें इंपल्सिव मूव दीप हमें देखने मिला है, एक क्लियरली 5 वेव राइजिंग स्ट्रक्चर ये बॉटम से हमें देखने मिला है और उसका लगभग 50% रिट्रेसमेंट हो चुका है, गोल्डन क्रॉस ओवर ये स्टॉक में देखने मिल रहा है। सो ये सारे टेक्निकल पैरामीटर्स के ऊपर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक में हमें आराम से जो हमारे टारगेट से वो अचीव होते हुए नजर आएंगे। रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखें तो 100-120 रुपए नीचे, 300 से लेकर 400 रुपए ऊपर, तो क्लियरली 1:3 1:4 के एक रिस्क रिवॉर्ड बनेंगे यहाँ पे। फाइनेंशियली अगर आप देखते हैं इसमें तो करीब ROE 15 का है, ROC 12 का है। इसमें एक प्लस पॉइंट ये देखने मिली है कि इंस्टीट्यूशन बाइंग अच्छी देखने मिल रही है। अगर आप देखें तो FIDI की होल्डिंग इसमें बढ़ी है। सेकंड एक पॉजिटिव चीज ये भी देखने मिल रहा है, प्रमोटर का भी थोड़ा बहुत स्टेक मैं कहूंगा कि 1% का यहाँ पे जुड़ा ही है। सो और बेस्ट पार्ट ये है दीप, जो मैं देख रहा हूँ ये कंपनी में, कि इसके ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव हो चुके हैं। नेट कैश फ्लो अगर आप देखेंगे तो लास्ट 2 क्वार्टर से हमें एक अच्छे पॉजिटिव देखने मिल रहे हैं। तो जो हिसाब से ये स्टॉक में एक क्लियरली इतना अच्छा पॉजिटिव कैश फ्लो भी जनरेट हो रहा है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी अच्छा, वर्किंग कैपिटल भी इनफैक्ट काफी कम हुआ है, तो ये कंपनी अब कहीं ना कहीं एक अच्छा मैनेज कर रही है अपने बैलेंस शीट को, P&L को, और यहाँ से हमें एक अच्छा अपमूव ये स्टॉक में देखने मिलना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छी इंप्रूवमेंट फंडामेंटली ये स्टॉक में देखने मिल रही है, सो अपसाइड पोटेंशियल काफी अच्छा बनता है। जय, ये सारी जो फंडामेंटल रिसर्च आपने की, इतने सारे डेटा वेटा सब बताए कि ये खुद आप ही रिसर्च करते हो या फिर आप अपनी रिसर्च टीम को बोलते हो भाई जरा इसके फंडामेंटल निकाल के मुझे दो, मैं पढ़ूंगा और उसके बाद बात करूंगा, मतलब क्या प्रोसेस क्या है इसका? नहीं जी, हमारी फंडामेंटल रिसर्च की पूरी टीम है जिसमें मैं भी रिसर्च करता हूँ, खुद भी करता हूँ और टीम भी करती है अनिल जी। तो सभी अपने अपने हिसाब से रिसर्च करते हैं और डेफिनेटली टीम है अनिल जी, तो बातचीत होती है तो मैं दूसरे का भी जो रिसर्च करते हैं, जो दूसरे मेरे टीम में एनालिस्ट है वो भी जो स्टॉक्स कवर करते हैं, सो डेफिनेटली मेरा ध्यान उन पे भी रहता है। चलिए बहुत बढ़िया, जहां फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों मिल जाए वहां कहने ही क्या, बहुत ही बेहतरीन आपके लिए एक्शन बन जाता है वहां पर। आइए बढ़ते आगे और कुछ और बेहतरीन पिक्स आपके लिए आ रही। राजेश पालविया साहब भी आपको एक बेहतरीन BTST कॉल देना चाहते हैं, 10 की कमाई का एक स्टॉक कुणाल जी राकेश जी की तरफ से भी आने को है तैयार। उससे पहले एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर, चेतन फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और चेतन कह रहे हैं कि भाई ये खबर एक्सक्लूसिव और सोर्स बेस्ड नहीं है, कंफर्म है, पक्की हो चुकी है। तो आइए बड़ी एक्सक्लूसिव, पक्की, कंफर्म, ऑफिशियल खबर जान लेते हैं चेतन से। चेतन बताइए। वेल सर, वेदांता और नाल्को के लिए बहुत बड़ी खबर यहाँ पे आते हुए, भारत सरकार ने एल्यूमिनियम प्राइमरी फाउंड्री इंगोट जो स्टील एंड ऑटो सेक्टर के लिए यूज किया जाता है, हॉट फर्नेस, हॉट सरफेस के लिए, उस पे एक काउंटर वेलिंग या फिर बोले तो एक एंटी सब्सिडी इन्वेस्टिगेशन की जांच शुरू कर दी है, जिसका मतलब ये है कि अब आने वाले 2 से 3 महीने में वेदांता और नाल्को के लिए जो वे प्रोडक्ट फाइल करते हैं, प्राइमरी इंगोट जो स्टील एंड ऑटो सेक्टर के लिए होता है, उस पे एक एंटी सब्सिडी इन्वेस्टिगेशन लग सकती है। अपने दर्शकों के बेनिफिट के लिए मैं बता दूं, एंटी सब्सिडी इन्वेस्टिगेशन वो होती है जो भारत सरकार तब लगाती है जब एक किसी भी प्रोडक्ट के इम्पोर्ट पे इंडियन गवर्नमेंट
बहुत सारे रेमेडीज या बहुत सारे सब्सिडीज देती है जो कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो जब ऐसा कुछ होता है तो कंपनीज भारत सरकार के पास अप्रोच कर सकती हैं बताने के लिए कि इतने सारे जो रेमेडीज हैं वो बहुत हमको इफेक्ट कर रहे हैं और उस पर थोड़ा सा टाइटन थोड़ा सा कमर कसने की थोड़ा सा जरूरत है। तो ये बहुत बड़ी खबर रहेगी वेदांता एंड नाल्को के लिए, क्योंकि जो पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा वो अप्रैल 2019 से लेकर सितंबर 2020 तक रहेगा, जो इनफैक्ट रिसेंटली पीरियड जो समाप्त हुआ है तो उसमें रहेगा। तो ये दोनों कंपनीज के आने वाले टाइम पे बहुत अच्छी खबर रहने वाली, क्योंकि ये जो प्राइमरी इंगॉट है, एलॉय इंगॉट है, ये प्रोडक्ट ये दोनों कंपनीज मेजरली मैन्युफैक्चर करती है और इन दोनों ने ही इनफैक्ट ये कंप्लेंट फाइल करी थी। आपके लिए वेदांता और नैल्को इन दो स्टॉक के लिए बड़ी खबर, और यहां पर इनकी कंप्लेंट पर एक्शन लेने जा रही है सरकार। अगर सेठी साहब हैं हमारे साथ तो मैं सेठी साहब से वेदांता पर भी राय लूंगा, क्योंकि सेठी साहब लगातार वेदांता काफी निचले स्तरों से खरीदारी करने की राय देते आए हैं, और नैल्को ये वो स्टॉक है जहां पर खरीदारी करने की राय लगातार दी है सुमित जी ने। सुमित जी, जरा नैल्को के चार्ट देखिए और बताइए क्या करना है यहाँ पर। अनिल जी, स्टॉक के स्ट्रक्चर बेहद मजबूत है और ये स्टॉक्स पूरे मेटल सेक्टर के सारे स्टॉक्स के अंदर एक अच्छा खासा अपसाइड मूव देखने को मिल रहा है। जहां तक नैल्को का सवाल है, स्टॉक के अंदर मोमेंटम कंटिन्यू है, मोमेंटम तेजी का ही है। 40 रुपए के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है और स्टॉक के अंदर जैसे ही यहां से स्टॉक में ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होंगे 42 रुपए के आसपास के, उसके बाद स्टॉक में फिर मोमेंटम और बढ़ेगा। तो मेरे को लगता है कोई भी अगर डिप देखने को मिलता है तो इन स्टॉक्स में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जल्दी 45 रुपए के लेवल देखने को मिलने चाहिए और वो लेवल्स ब्रेक होते हैं तो ये 50 रुपए तक का मूव भी देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए नैल्को और वेदांता में खरीदारी करने की राय इस वक्त आती हुई दिखेगी। वेदांता भी आप देखिए निचले स्तरों से रिकवर होता हुआ अच्छी तेजी के साथ, अच्छी रिकवरी के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यहां पर भी एक बढ़िया खबर आती हुई दिख रही है, इनके लिए रिलीफ की बात होगी। कुछ ही देर में हम न्यूज फॉर यूज सेगमेंट में यस बैंक से भी बात करेंगे। उससे पहले एक बिगुल आपके लिए बीटीएसटी का राजेश जी के लिए। बताए राजेश जी। तो अनिल जी देखिए, अभी विश्वेश जी को सुन रहे थे, वैकेशन मूड में है, तो वैकेशन मूड का एक स्टॉक है जो कि मैकडॉवेल, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये स्टॉक में पिछले दिनों में एक अंडर परफॉर्मेंस था और अगर पिछले 3 दिनों से देखें तो स्टॉक में लोअर साइड से काफी अच्छी बाइंग एक्शन देखने को मिली। स्टॉक का कंटिन्यूसली पिछले 3 दिनों से हायर हाई फॉर्मेशन, 4 दिनों से हायर हाई फॉर्मेशन बना रहा है और जिस तरीके की रिकवरी लोअर साइड से एक बेस बनाने के बाद स्टॉक में देखने को मिली, ऑलमोस्ट 550 तक करेक्शन हुआ था। उसके बाद स्टॉक में जिस तरीके से अब रिकवरी देखने को मिल रही, और आज के सेशन में देखें तो जो कॉल राइटर थे वो भी अपनी पोजीशन अनवाइंड करते हुए दिख रहे हैं। अगर आप सारी स्ट्राइक देखें 570 से लेके 610 तक की स्ट्राइक में सारे कॉल राइटर अपनी पोजीशन अनवाइंड करते हुए दिख रहे हैं। तो ये लगता है कि ये स्टॉक अब यहां से एक अच्छा अपमूव देते हुए दिखना चाहिए और ये स्टॉक को यहां से बाय करना है। करीब अभी 575 576 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसे बाय करें। इसके टारगेट ड्यूरिंग द डे हमें लगता है 590 तक आते हुए दिखना चाहिए। करंट लेवल से स्टॉप लॉस रखेंगे 568 के आसपास। तो 90 ये रखें टारगेट मैकडॉवेल के लिए। ये है राय राजेश जी की तरफ से खरीदारी करने की। राजेश जी आए तो एसपीएल के ले लेते, लेकिन उन्होंने लाइफ लाइन यूज की और मैकडॉवेल ये स्टॉक दिया बीटीएसटी के तौर पर। इससे आप समझ सकते हैं कि राजेश जी एकदम कॉन्फिडेंट है और किस तरह से अपने कॉल्स इस वक्त दे रहे हैं मैकडॉवेल में, जो कि उनका तो एसपीएल था, लेकिन उसके बावजूद उन्हें लगा कि ये कॉल जाना चाहिए क्योंकि 590 के टारगेट की तरफ आज ही बढ़ सकता है ये स्टॉक है। आपकी 10 की कमाई में एक स्टॉक और आना बाकी है, जो कुणाल जी और राकेश जी आपको एक बेहतरीन पिक देंगे। उसके लिए आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। आइए तब तक बढ़ते आगे और वक्त है न्यूज पर यूज सेगमेंट का। आज है हमारे साथ यस बैंक। बदला हुआ यस बैंक और हमारे साथ है एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार साहब। और आप जानते ही पहचानते हैं प्रशांत कुमार साहब ने यहां पर एसबीआई के बाद अब यस बैंक की कमान संभाली है मार्च 2020 से वो एमडी और सीईओ के तौर पर, और तब से बैंक में काफी जबरदस्त एक्शन होता हुआ दिख रहा है। और इससे पहले वो एसबीआई में एमडी और सीईओ के तौर पर रहे। 36 साल से ज्यादा उन्होंने काम किया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, बीएससी की, एलएलबी की पढ़ाई कर चुके हैं और अब यस बैंक की कमान प्रशांत कुमार साहब के हाथों में। प्रशांत सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो धन्यवाद, वेरी गुड मॉर्निंग। और यस बैंक को, आपको, यस बैंक के जी सारे कस्टमर्स को, आपके सारे स्टेक होल्डर्स को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर।
धन्यवाद। और सभी हमारे दर्शक, आप सबको जी चैनल की तरफ को हम सबकी तरफ से बहुत बहुत नववर्ष की शुभकामनाएं। बिल्कुल आपके कस्टमर्स भी और आपके इन्वेस्टर्स भी यस बैंक की तरफ काफी उम्मीदों से नए साल को देख रहे हैं और इसीलिए हमने सोचा कि आपसे नए साल का आउटलुक लिया जाए। सबसे पहले जो कोर बिजनेस होता है किसी भी बैंक का और आपका भी डिपॉजिट लेना और लोन देना, अगले साल यानी कि अब साल 2021 में आप किस तरह की ग्रोथ का अंदाजा लगा रहे हैं इन दोनों ही चीजों में, डिपॉजिट में और लोन्स में किस तरह की बढ़त हो सकती है, इसका अंदाजा दें सर। देखिए, हमारा जो अपना इंटरनल टारगेट है वो हम लोग के अंदर खासकर रिटेल और एमएसएमई में हम 20% ग्रोथ का टारगेट अपना रखा है हमने, और कॉर्पोरेट लोन्स में भी 10%। तो पूरी लोन बुक में कम से कम 15% की ग्रोथ का टारगेट हमने रखा है, और इसी तरह डिपॉजिट में भी कम से कम 20% की ग्रोथ हम लोग करेंगे। पर इसमें सिर्फ एक ही मैं आपको कहना चाहूंगा कि सिर्फ एक कंडीशन है कि ये जो कोविड का इम्पैक्ट है होपफुली अब ये धीरे धीरे खत्म हो जाना चाहिए। वैक्सीन भी आ गई है, तो मुझे लग रहा है कि अब कोविड का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट। बस कोविड इसी सिचुएशन में रहे तो बैंक की ग्रोथ पक्की है, 15 से 20% की ग्रोथ का आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन साथ ही सर दो आंकड़े और आपसे जानना चाहता हूं। एक तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन, क्या यहां पर किसी तरह के बढ़त की गुंजाइश है, ये किस तरह के रह सकते हैं, और दूसरा एनपीएस के बारे में आपका क्या ख्याल है, 2021 में किस तरह के एनपीएस रहेंगे, कम होंगे, ज्यादा होंगे, रिकवरी होगी, ये भी थोड़ा अंदाजा दें सर। देखिए, ये जो फाइनेंशियल ईयर है मतलब मार्च 2021, इसमें तो थोड़े एनपीए बढ़ेंगे क्योंकि जो कोविड का इम्पैक्ट है, और अभी तो क्योंकि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार एनपीए को डिक्लेयर नहीं किया गया है, पर उसका जो पेंडेमिक का इम्पैक्ट एनपीए पर जरूर होगा और एनपीए थोड़े बढ़ेंगे। पर जो अगला फाइनेंशियल ईयर है 21-22, उसके अंदर मुझे लगता है कि एनपीए वाली जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगी, और इसी साल में जो भी है उसको रिकॉग्नाइज कर लिया जाए। ठीक बात है। वैसे तो यस बैंक ने जब से फॉलोन ऑफर दिया, फॉलोन पब्लिक ऑफर आप लेकर आए हैं सर 13 रुपए में, 12 से 13 रुपए का जो प्राइस बनता है 13 रुपए में आपने दिया, वहां से लगभग 50% के रिटर्न इन्वेस्टर्स को आए, काफी अच्छी परफॉर्मेंस के दम पर आए भी हैं। अब बड़ा सवाल ये कि आप आगे चलते हुए 2021 में किस तरह की स्ट्रेटेजी रखने वाले हैं, कहां से यस बैंक का कारोबार ज्यादा आएगा, किस तरह के बिजनेसेस आपके ज्यादा बढ़ेंगे, आपका फोकस कहां है सर? देखिए, हमारा फोकस रिटेल पर ज्यादा रहेगा, पर साथ ये कहना भी बहुत जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि हम कॉर्पोरेट में भाग नहीं लेंगे, पर रिटेल में परसेंटेज के हिसाब से कॉर्पोरेट से ज्यादा होगा हमारा। पर हमारी कोशिश है कि हम अपनी कॉस्ट भी कम कर रहे हैं। अभी देखिए 20% हमारी कॉस्ट कम हो चुकी है, और इसी तरह हमारा जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है उसको भी हम धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि जो अगला फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर जो भी हमारा प्रॉफिट होगा, हमारी क्रेडिट कॉस्ट बहुत ही मामूली होगी। तो जो हमारा प्रॉफिट होगा वो हमें लगता है कि ज्यादातर वो हमारे इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल होगा। ठीक बात है, तो रिटेल पर ज्यादा फोकस रहने वाला है इस वक्त। सर अब जाहिर सी बात है कि जनवरी से हम बजट की चर्चाएं भी शुरू करेंगे, 1 फरवरी को बजट आने की तैयारी में है। बैंकिंग सेक्टर के तौर पर, यस बैंक के मुखिया के तौर पर आपकी क्या उम्मीदें हैं बजट से, क्या बजट में आप चाहते हैं, एक अगर वो अंदाजा दे सकें आप। देखिए, अभी तक अगर हम देखें तो सरकार ने जिस तरह पेंडेमिक को हैंडल किया है और जिस तरह की सपोर्ट दी है वो बड़ी अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट है। इतनी इस तरह की बहुत टाइमली सपोर्ट हमने शायद पहले कभी भी नहीं देखी थी। तो मेरी तो बजट से यही एक उम्मीद है कि अगर हम इस तरह की कुछ चीजें लाएंगे जिसमें हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उसको और बढ़ावा मिलेगा, और जो हमारे खासकर छोटे उद्योग हैं एमएसएमई उनको भी एनकरेजमेंट मिले, तो मुझे लगता है कि पूरी इकोनॉमी के लिए और बैंकिंग सेक्टर के लिए ये काफी अच्छा हो।
बिल्कुल। अच्छा सर, एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने सुनी है, पढ़ी है, तो आपसे कंफर्म कर लूं, मैंने सोचा कि क्या आपने कुछ वीडियो केवाईसी लॉन्च किए कि मतलब नो योर क्लाइंट वाला जो फॉर्मेलिटी होता है हर बैंक में अकाउंट खोलने के पहले, वो वीडियो पे हो सकता है या व्हाट्सएप पे हो सकता है, व्हाट्सएप पे बैंकिंग आपने ऐसा शुरू की, क्या ये सही है सर? जरा इसके बारे में बताएं। हाँ, तो इसमें दो चीजें हैं। एक तो भारतीय रिजर्व बैंक ने जो वीडियो केवाईसी है तो उसको परमिट कर दिया है सारे बैंकों को, और हमारी टेक्नोलॉजी टीम ने उसे शुरू भी कर दिया है। तो अगर अभी किसी भी कस्टमर को अकाउंट खोलना है, उसे ब्रांच आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म हम नेट के माध्यम से ले लेते हैं, और उसको जहां पर भी वो है, घर पर या अपने ऑफिस में, तो हम एक 5 या 10 मिनट का एक प्रोसेस होता है जिसमें वीडियो के जरिए हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनका केवाईसी कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमारे किसी भी कस्टमर को अकाउंट खोलने के लिए अब ब्रांच पे आने की जरूरत नहीं है। और जहां तक व्हाट्सएप बैंकिंग की बात है, तो व्हाट्सएप बैंकिंग में जो बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसके लिए कस्टमर केयर को हमारे कस्टमर्स को कनेक्ट करना पड़ता है, अब वो व्हाट्सएप के जरिए जान सकते हैं उनके अकाउंट का बैलेंस क्या है, और बहुत कम से कम 22-23 तरह की चीजें हैं जिसके लिए वो व्हाट्सएप के जरिए बिल्कुल 2-4 सेकंड के अंदर उनको ये जानकारी मिल सकती है। ओके, तो ये कुछ बड़ी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो अकाउंट होल्डर्स हैं उनकी सहायता करने की कोशिश यस बैंक की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, और एक बार फिर से आपको आपकी पूरी टीम को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां भी। प्रशांत कुमार साहब, एमडी और सीईओ यस बैंक के, जो बताते हुए अगले साल बहुत धन्यवाद के बारे में। आइए बाजार मजबूती के साथ ही ट्रेड करते हैं। थैंक यू सर। और बस थोड़ी देर में हमारे साथ समीर अरोड़ा साहब जुड़ेंगे, उनसे हम अगले साल का आउटलुक भी लेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से एक बार जाने से पहले 10 की कमाई का एक स्टॉक कुणाल जी और राकेश जी से ले लिया जाए। बताएं सर। अनिल जी, हमारा 10 की कमाई का स्टॉक है ब्लू डार्ट। अच्छा पैटर्न है, इसको हमने निचले स्तरों पे भी रिकमेंड किया था, और अब एक ऊपर में राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन बन रहा है, तो करेक्शन पर धीरे धीरे इसको एक्यूमुलेट करने की राय है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी, बहुत ही जबरदस्त चार्ट फॉर्मेशन है। अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट्स देखें, एक पैटर्न बना है जिसको बुलिश फ्लैग पैटर्न कहते हैं, ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। तो इन स्तरों पर मध्यम अवधि के लिए हमारी खरीदारी की राय ब्लू डार्ट पर है। यहां पर जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, ये स्टॉक बड़ी आसानी से आपको 5000 के लेवल्स दिखाने की क्षमता रखता है। तो 5000 के मीडियम टर्म टारगेट के लिए ब्लू डार्ट में हमारी खरीदारी की राय है। और अभी अभी राजेश पालिया साहब ने भी ब्लू डार्ट में खरीदारी करने की राय दी, शॉर्ट टर्म पिक के तौर पर अपने एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में, और यहीं पर लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से खरीदारी की राय आती हुई दिख रही है। आइए बढ़ते हैं आगे, और शो का समापन करने का वक्त है, लेकिन मैं आपके साथ बनाऊं क्योंकि इस छोटे से ब्रेक के उस पार समीर अरोड़ा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। उनसे समझेंगे बाजार पर आउटलुक, ग्लोबल मार्केट्स का हाल, इंडियन मार्केट्स की दिशा दशा, और साथ ही वो थीम्स और सेक्टर्स जो 2021 में कर सकते हैं कमाल। इन सबके लिए आप रहिए हमारे साथ, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से विदा लेने का वक्त है, और विदा लेने से पहले आप सब लोगों से निवेदन है, आप सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। हम देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे शो का समापन, और एक साथ मिलकर सब लोग कहेंगे जय हिंद।